चैप्टर 4 कमरा नंबर 66 की 3 चुड़ैलें। सोफी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे एक भेड़िए की बजाय 6 भेड़ियों से क्यों सजा मिल रही है, लेकिन उसने सोचा कि शायद वे उसे सबक सिखाना चाहते थे। उन्होंने उसे एक सीख पर बांध दिया, उसके मुंह में एक सेब ठूंस दिया और उसे दावत में परोसे गए सुअर की तरह मैलिस हॉल की 6 मंजिलों पर घुमाया। दीवारों के किनारे खड़े नए छात्र उंगली उठाकर हंस रहे थे, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि गुलाबी कपड़ों वाली यह अजीब लड़की उनकी ही एक सहपाठी होगी, तो उनकी हंसी गुस्से में बदल गई। भेड़िए सिसकती हुई सोफी को कमरा नंबर 63, 64, 65 से घसीटते हुए ले गए, फिर कमरा नंबर 66 का दरवाजा लात मारकर खोला और उसे अंदर फेंक दिया। सोफी तब तक फिसलती रही जब तक उसका चेहरा एक मस्सेदार पैर से नहीं टकरा गया। मैंने तुमसे कहा था कि हम उसे पकड़ लेंगे, एक चिड़चिड़ी आवाज ने कहा। अभी भी रस्सी से बंधी हुई सोफी ने ऊपर एक लंबी लड़की की ओर देखा, जिसके चिकने काले बालों में लाल रंग की धारियां थीं। उसने काली लिपस्टिक लगाई हुई थी, नाक में नथनी थी और गले में सींग वाले, लाल खोपड़ी वाले राक्षस का भयानक टैटू बना हुआ था। लड़की ने सोफी को घूर कर देखा, उसकी काली आंखें झपक रही थीं। उसकी खुशबू भी एवर जैसी है। परियां इसे जल्द ही वापस ले आएंगी। कमरे के उस पार से एक आवाज आई। सोफी ने अपना सिर घुमाकर एक एल्बिनो लड़की की ओर देखा, जिसके बाल एकदम सफ़ेद थे, त्वचा सफ़ेद थी और आंखें लाल थीं, जो एक बड़े बर्तन से 3 काले चूहों को स्टू खिला रही थी। अफसोस, हम इसका गला काटकर इसे घर की शोभा बढ़ाने के लिए लटका सकते थे। कितनी बदतमीजी है, तीसरे ने कहा। सोफी बिस्तर पर लेटी एक मुस्कुराती हुई भूरे बालों वाली लड़की की ओर मुड़ी, जो गर्म हवा के गुब्बारे की तरह गोल मटोल थी और दोनों छोटी छोटी मुट्ठियों में चॉकलेट आइसक्रीम पकड़े हुए थी। इसके अलावा दूसरे छात्रों को मारना नियमों के खिलाफ है। क्यों न हम उसे थोड़ा घायल कर दें, एल्बिनो ने कहा। मुझे लगता है कि वह ताजगी भरी है, मोटी लड़की ने आइसक्रीम खाते हुए कहा। हर खलनायक का उदास दिखना और बदबू आना जरूरी नहीं है। वो खलनायिका नहीं है, एल्बिनो और टैटू वाली लड़की ने एक साथ कहा। रस्सियों से छूटते हुए सोफी ने गर्दन ऊपर उठाए और पहली बार कमरे का पूरा दृश्य देखा। कभी यह एक सुंदर, आरामदायक कमरा रहा होगा, लेकिन किसी ने इसमें आग लगा दी। ईंट की दीवारें जलकर राख हो गई थीं। छत पर काले और भूरे रंग के झुलसे हुए निशान थे और फर्श 1 इंच राख के नीचे दबा हुआ था। यहाँ तक कि फर्नीचर भी जला हुआ लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें चारों ओर घूमने लगीं, सोफी को एहसास हुआ कि कमरे में एक और भी बड़ी समस्या थी। आईना कहाँ है? उसने हौंफते हुए पूछा। टैटू वाली लड़की ने चिढ़कर कहा, मुझे अंदाज़ा लगाने दो। ये बेला होगी या एरियल या अनास्तासिया। ये बटरकप या शुगर प्लम जैसा दिखता है, एल्बिनो ने कहा। या फिर क्लेराबेल या रोज रेड या विलो बाय द सी। सोफी कालिक के बादल में खड़ी थी। मेरा नाम सोफी है। मैं कोई खलनायक नहीं हूँ, मैं कोई चीज नहीं हूँ, और हाँ, मैं स्पष्ट रूप से यहाँ की नहीं हूँ, इसलिए। सफ़ेद बालों वाली लड़की और टैटू वाली लड़की हंसते हंसते लोटपोट हो गईं। सोफी, दूसरी लड़की खिलखिलाकर हंसी। ये तो किसी की कल्पना से भी बदतर है। सोफी नाम की कोई भी चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए, एल्बिनो ने हौंफते हुए कहा। यह पिंजरे में बंद है। मैं दूसरे टावर में रहती हूँ, सोफी ने उनकी चुगली से बचने की कोशिश करते हुए कहा, इसीलिए मुझे स्कूल मास्टर से मिलना है। मुझे स्कूल मास्टर से मिलना है, एल्बिनो ने नकल करते हुए कहा। क्यों न तुम खिड़की से कूद जाओ और देखो कि क्या वह तुम्हें पकड़ लेते हैं। तुम सब में जरा भी तमीज़ नहीं है, गोल मटोल लड़की ने मुंह भरकर गुस्से से कहा। मैं डॉट हूँ। ये हेस्टा है, उसने टैटू वाली लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। और ये सूरज की किरण जैसी दिखने वाली, उसने एल्बिनो की ओर इशारा करते हुए कहा, अनदिल है। अनदिल ने ज़मीन पर थूक दिया। कमरा नंबर 66 में आपका स्वागत है, डॉट ने कहा और अपने हाथ के एक झटके से लावारिस बिस्तर से राख को साफ कर दिया। कीड़ों से घिसी हुई चादरों पर लगे भयानक दागों को देखकर सोफी सिहर उठी। स्वागत के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे अब जाना चाहिए, उसने दरवाजे से टेक लगाते हुए कहा। क्या आप मुझे स्कूल मास्टर
के कार्यालय का रास्ता बता सकते हैं। राजकुमार तुम्हें देखकर जरूर भ्रमित हो जाते होंगे, डॉट ने कहा। ज्यादातर खलनायक राजकुमारियों जैसे नहीं दिखते। वो खलनायिका नहीं है, अनादिल और हेस्टर ने आह भरी। क्या मुझे उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? सोफी ने पूछा। या मैं उन्हें एक नोट भेजूं या? मुझे लगता है तुम उड़ सकते हो, डॉट ने अपनी जेब से 2 चॉकलेट के अंडे निकालते हुए कहा। लेकिन स्टिम्फ तुम्हें खा सकते हैं। स्टिम्फ्स? सोफी ने पूछा। हमें यहाँ छोड़ने वाले पक्षियों ने। तुम्हें उनसे बचकर निकलना होगा। और तुम जानती हो कि वे खलनायकों से कितनी नफरत करते हैं। आखिरी बार फिर कह रही हूँ, सोफी ने गुस्से में कहा, मैं कोई खलनायिका नहीं हूँ। सीढ़ियों में आवाजें गूंज रही थीं। मीठी झनकार, इतनी प्यारी, इतनी कोमल कि यह केवल हो सकती थी। परियां, वे उसके लिए आ रही थीं। सोफी ने चीख को दबा लिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो लड़कियों को बताए कि उसे जल्द ही बचाया जा सकता है। पता नहीं वे उसे हॉल की सजावट बनाने को लेकर कितनी गंभीर थीं। वह दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई और घंटियों की तेज होती आवाज सुनने लगी। मुझे समझ नहीं आता कि लोग राजकुमारियों को सुंदर क्यों समझते हैं, हेस्टर ने अपने पैर के अंगूठे पर एक मस्सा कुरेदते हुए कहा। उनकी नाक इतनी छोटी होती है, जैसे कोई छोटा बटन जिसे आप फोड़ देना चाहें। हमारे घर में परियां आ गईं। सोफी उछल कूद करना चाहती थी। जैसे ही वह अच्छे महल में पहुंचेगी, वह अपनी जिंदगी का सबसे लंबा स्नान करेगी। अनादिल ने चूहों को मिठाई के तौर पर एक मरा हुआ चूहा लटकाते हुए कहा, और उनके बाल हमेशा इतने लंबे होते हैं। मेरा मन करता है कि मैं उनके सारे बाल नोच डालूं। अब बस कुछ ही कमरों की दूरी पर। और वो बनावटी मुस्काने, हेस्टर ने कहा। और गुलाबी रंग के प्रति वह जुनून, अनादिल ने कहा। परियां अगले दरवाजे पर। मैं अपना पहला शिकार करने के लिए बेताब हूँ, हेस्टर ने कहा। आज का दिन बाकी दिनों की तरह ही अच्छा है, अनादिल ने कहा। वे आ गए। सोफी खुशी से झूम उठी। नया स्कूल, नए दोस्त, नया जीवन। लेकिन परियां उसके कमरे के ऊपर से उड़ गईं। सोफी का दिल चकनाचूर हो गया। क्या हुआ? वे उसे कैसे नहीं देख पाए? वह अनादिल को पीछे छोड़ते हुए दरवाजे की ओर दौड़ी, और उसे खोलते ही उसे भेड़िए के फर की एक झलक दिखाई दी। सोफी सदमे से पीछे हट गई और हेस्टर ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। तुम हम सबको सजा दिलवा दोगी, हेस्टर गुर्राई। लेकिन वे तो यहाँ थे। वे मुझे ही ढूंढ रहे थे। सोफी रो पड़ी। क्या आपको यकीन है कि हम उसे मार नहीं सकते? अनादिल ने अपने चूहों को चूहे को खाते हुए देखकर कहा। तो तुम जंगल में कहाँ से आई हो, प्यारी? डॉट ने चॉकलेट फ्रॉग खाते हुए सोफी से पूछा। मैं जंगल से नहीं आई हूँ, सोफी ने अधीरता से कहा और छेद से झांका। भेड़ियों ने परियों को डराकर भगा दिया होगा। उसे पुल पर वापस जाकर उन्हें ढूंढना था। लेकिन अभी 3 भेड़िए हॉल की रखवाली कर रहे थे और लोहे की थालियों में भुनी हुई शलजम खा रहे थे। क्या भेड़िए शलजम खाते हैं? वो भी कांटे से। लेकिन भेड़ियों की थालियों में कुछ और भी अजीब था। परियां जानवरों से भोजन छीनकर खाती हैं। सोफी की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। एक प्यारे से लड़के परी ने उसकी ओर देखा। वो मुझे देख रहा है। अपने हाथों को जोड़कर सोफी ने शीशे के पार से मदद कहा। परी लड़के ने समझदारी से मुस्कुराते हुए एक भेड़िए के कान में कुछ फुसफुसाया। भेड़िए ने सोफी की ओर देखा और एक जोरदार लात से उसकी आंख का छेद तोड़ दिया। सोफी लड़खड़ाकर पीछे हट गई। हल्की खिलखिलाहट और कर्कश हंसी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। परियों का उसे बचाने का कोई इरादा नहीं था। सोफी का पूरा शरीर कांप रहा था, मानो वो फूट फूट कर रोने वाली हो। तभी उसने किसी के गले साफ करने की आवाज सुनी और मुड़कर देखा। तीनों लड़कियां एक जैसे भ्रमित भावों के साथ देखती रह गईं। तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम जंगल से नहीं आए हो? हेस्टर ने कहा। सोफी बेवकूफ़ी भरे सवालों का जवाब देने की हालत में नहीं थी, लेकिन अब ये गुंडे ही स्कूल मास्टर को ढूंढने की उसकी एकमात्र उम्मीद थे। मैं गिवाल्डन से आई हूँ, उसने आंसू रोकते हुए कहा। आप तीनों को इस जगह के बारे में काफ़ी जानकारी लगती है, इसलिए अगर आप मुझे बता सके कि मैं कहाँ रहती हूँ तो मैं आपकी आभारी रहूँगी।
क्या ये मरमरिंग माउंटेन्स के पास है? डॉट ने पूछा। मुरमरिंग माउंटेन्स में सिर्फ नेवल्स ही रहते हैं, मूर्ख, हेस्टर ने शिकायत की। मुझे लगता है रेनबो गेल के पास ही होगा, अनादिल ने कहा। सबसे ज्यादा परेशान करने वाले एवर्स वहीं से आते हैं। माफ कीजिए, मैं तो पहले ही रास्ता भटक गई हूँ, सोफी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। एवर्स, नेवर्स, एक मीनार में बंद, सुरक्षित माहौल में पली बड़ी रेपुंजेल जैसी, अनादिल ने कहा। इससे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। हम एवर्स को नेक काम करने वाले कहते हैं, प्यारी, डॉट ने सोफी से कहा। तुम्हें पता है, हमेशा खुश रहने के उनके सारे दावे। तो इसका मतलब है कि तुम नेवर्स हो। सोफी ने सीढ़ी वाले कमरे में अक्षरों से खुदे स्तंभों को याद करते हुए कहा। नेवरमोर का संक्षिप्त रूप, हेस्टर ने उत्साह से कहा। दुष्टों का स्वर्ग, नेवरमोर में हमारे पास असीमित शक्ति होगी। अनादिल ने कहा, समय और स्थान को नियंत्रित करो, नए रूप धारण करो, हेस्टर ने कहा। हमारी आत्माओं को चकनाचूर कर दो, मृत्यु पर विजय प्राप्त करो। अनादिल ने कहा, यहाँ सिर्फ सबसे शातिर खलनायकों को ही प्रवेश मिलता है। और सबसे अच्छी बात, हेस्टर ने कहा, कोई और लोग नहीं, हर खलनायक को अपना निजी साम्राज्य मिलता है। अनादिल ने कहा, शाश्वत एकांत। ये तो बहुत दुखद लग रहा है, सोफी ने कहा। दूसरे लोग दुखदाई हैं, हेस्टर ने कहा। अगाथा को यहाँ बहुत अच्छा लगेगा, सोफी ने धीरे से कहा। गेवल्डन, क्या ये पिफलेपाफ हिल्स के पास है? डॉट ने बेपरवाही से कहा। अरे, भगवान के लिए, ये तो किसी भी चीज के पास नहीं है, सोफी ने आह भरी। उसने अपना शेड्यूल ऊपर उठाया, जिसके शीर्ष पर सोफी ऑफ वुड्स बियॉन्ड लिखा था। गेवल्डन जंगल के उस पार है, चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है। आगे जंगल, हेस्टर ने कहा। तुम्हारा राजा कौन है? डॉट ने पूछा। हमारे पास कोई राजा नहीं है, सोफी ने कहा। तुम्हारी माँ कौन है? अनादिल ने पूछा। वो मर चुकी है, सोफी ने कहा। और तुम्हारे पिता? डॉट ने पूछा। वो एक मिल मजदूर है। ये सवाल काफी निजी हैं। और वो किस परीक्षा परिवार से है? अनादिल ने पूछा। और अब वे बिल्कुल अजीब हैं। किसी का भी परिवार परियों की कहानी जैसा नहीं होता। वो एक सामान्य परिवार से है, जिसमें सामान्य कमियां हैं। बिल्कुल तुम्हारे सभी पिताओं की तरह। मुझे पता था, हेस्टर ने अनादिल से कहा। क्या जानती थी? सोफी ने कहा। अनादिल ने हेस्टर से कहा, इतने मूर्ख तो सिर्फ पाठक ही होते हैं। सोफी की त्वचा जलने लगी। मुझे माफ करना, लेकिन अगर मैं यहाँ अकेली पढ़ने वाली हूँ तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, इसलिए आप आईने में क्यों नहीं देखते, अगर आपको कोई आईना मिल जाए तो। पाठक, यहाँ किसी को भी घर की याद क्यों नहीं आ रही थी? वे सब अपनी जान बचाने के लिए भागने के बजाय खाई में मौजूद भेड़ियों की ओर क्यों तैर रहे थे? वे अपनी माँ के लिए क्यों नहीं रो रहे थे या द्वार पर मौजूद सांपों से बचने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे थे? वे सभी इस स्कूल के बारे में इतना सब कुछ क्यों जानते थे? वो किस परीक्षा परिवार से है? सोफी की नज़र हेस्टर के नाइटस्टैंड पर पड़ी। मुरझाए फूलों के गुलदस्ते, पंजे के आकार की मोमबत्ती और किताबों के ढेर जैसे आउटस्मार्टिंग ऑर्फन्स, वाई विलेंस फेल, फ्रीक्वेंट विच मिस्टेक्स के बगल में एक खुरदुरा लकड़ी का चित्र फ्रेम रखा था। फ्रेम के अंदर एक बच्चे की बनाई हुई भद्दी सी पेंटिंग थी, जिसमें एक घर के सामने एक भयानक चुड़ैल दिखाई दे रही थी। जिंजरब्रेड और कैंडी से बना एक घर। माँ भूली थी, हेस्टर ने फ्रेम उठाते हुए कहा। उसके चेहरे पर उस याद का दर्द साफ झलक रहा था। ओवन, बिल्कुल नहीं, उन्हें ग्रिल पर पकाओ, इससे परेशानी नहीं होगी। उसका जबड़ा सख्त हो गया। मैं इससे बेहतर करूंगी। सोफी की निगाह अनादिल पर पड़ी और उसका पेट जैसे बैठ गया। उसकी पसंदीदा कहानी की किताब का अंत एक चुड़ैल के साथ हुआ था, जिसे किलो से भरे एक बैरल में तब तक घसीटा गया जब तक कि उसके पास सिर्फ छोटे लड़कों की हड्डियों से बना उसका कंगन ही नहीं बचा। अब वो कंगन उसकी रूममेट की कलाई पर जकड़ा हुआ था। जादूगरनियों के बारे में तो उसे अच्छी जानकारी है ना? अनादिल ने चिढ़ाते हुए कहा। दादी को तो बहुत खुशी होगी। सोफी की नज़र डॉट के बिस्तर के ऊपर लगे एक पोस्टर पर पड़ी।
हरे रंग के कपड़े पहने एक सुंदर आदमी चीख रहा था क्योंकि जल्लाद की कुल्हाड़ी उसके सिर पर वार कर रही थी। वांछित रॉबिन हुड। नॉटिंघम के शेरिफ के आदेशानुसार जीवित या मृत अधिमानता मृत। पापा ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे पहले गेंद फेंकने देंगे, डॉट ने कहा। सोफी ने अपने तीनों साथी बिस्तरों को भय से देखा। उन्हें परियों की कहानियां पढ़ने की जरूरत नहीं थी। वे तो उन्हीं से उत्पन्न हुए थे। वे मारने के लिए ही पैदा हुए हैं। एक राजकुमारी और एक पाठक, हेस्टर ने कहा। ये दो सबसे बुरी चीजें हैं जो एक इंसान में होनी चाहिए। हो सकता है, अनादिल ने कहा, एवर्स भी उसे नहीं चाहते, वरना परियां अब तक आ चुकी होती। लेकिन उन्हें आना ही होगा। सोफी चिल्लाई, मैं ठीक हूँ। खैर प्यारी, अब तो तुम यहीं फंसी हुई हो, हेस्टर ने सोफी के तकिए को लात मारकर ठीक करते हुए कहा। इसलिए अगर तुम्हें जिंदा रहना है, तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ के माहौल में ढल जाओ। चुड़ैलों के साथ घुल मिल जाओ, नरभक्षियों के साथ घुल मिल जाओ। नहीं, मेरी बात सुनो, सोफी ने विनती की। मैं अच्छी हूँ, तुम यही बात बार बार कहती हो। पलक झपकते ही हेस्टर ने उसका गला पकड़ लिया और उसे खुली खिड़की पर लटका दिया। और फिर भी कोई सबूत नहीं है। मैं बेघर औरतों को कॉसेट दान करती हूँ। मैं हर रविवार चर्च जाती हूँ। सोफी जानलेवा खाई के ऊपर चीखी। हम परी गौडमदर का कोई निशान नहीं है, हेस्टर ने कहा। फिर से कोशिश करो। मैं बच्चों को देखकर मुस्कुराती हूँ। मैं पक्षियों के लिए गाती हूँ। सोफी का गला रुंध गया। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। अनादिल ने अपने पैर पकड़ते हुए कहा, राजकुमार का भी कोई अता पता नहीं है। यही आखिरी मौका है। मैंने एक चुड़ैल से दोस्ती कर ली। मैं इतनी अच्छी हूँ, और अभी तक कोई परी नहीं दिखी, अनादिल ने हेस्टर से कहा जब वे उसे ऊपर उठा रहे थे। यहाँ उसकी जगह है, मेरी नहीं। सोफी विलाप करते हुए बोली। किसी को नहीं पता कि स्कूल मास्टर तुम जैसे निकम्मे लोगों को हमारी दुनिया में क्यों लाता है, हेस्टर ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। वो मूर्ख है। अगाथा से पूछो, वो तुम्हें बता देगी। वही तो खलनायिका है। जानती हो, अनादिल, अभी तक किसी ने हमें नियम नहीं बताए हैं, हेस्टर ने कहा। तो वे हमें इन्हें तोड़ने के लिए दंडित नहीं कर सकते, अनादिल मुस्कुराया। उन्होंने सोफी को किनारे से ऊपर उठा लिया। एक, हेस्टर ने कहा। नहीं, सोफी चीखी। दो, तुम्हें सबूत चाहिए। मैं तुम्हें सबूत दूंगी, सोफी चिल्लाई। तीन, मुझे देखो और तुम्हें भी देखो। हेस्टर और अनादिल ने उसे नीचे गिरा दिया। स्तब्ध होकर वे एक दूसरे को घूरने लगे, फिर सोफी को देखा, जो बिस्तर पर दुबकी हुई थी और आंसुओं से भरी सांसें ले रही थी। मैंने कहा था ना कि वो खलनायिका है, डॉट ने चाहते हुए कहा और फज का एक टुकड़ा खाया। कमरे के बाहर शोरगुल मच गया और लड़कियां दरवाजे की ओर मुड़ गईं। दरवाज़ा चटकने की आवाज़ के साथ खुला और 3 भेड़िए अंदर घुस आए, उन्हें कॉलर से पकड़कर काले वस्त्र पहने छात्रों की भीड़ में धकेल दिया। छात्र एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगे, कुछ झुंड के नीचे दब गए और उठ नहीं पाए। सोफी अपनी जान बचाने के लिए दीवार से चिपकी रही। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने डॉट से चिल्लाकर पूछा। अच्छाई का स्कूल, डॉट ने कहा। स्वागत के लिए, एक राक्षस जैसे दिखने वाले लड़के ने उसे आगे की ओर लात मारी। अच्छाई का स्कूल, आशा से भरी सोफी अपने असली सहपाठियों से पहली मुलाकात के लिए अपनी गुलाबी पोशाक को संवारते हुए उस भयानक झुंड के पीछे सीढ़ियों से नीचे उतरी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रेलिंग से टकरा दिया। स्तब्ध होकर उसने ऊपर एक क्रूर सफेद भेड़िए को देखा, जिसने मौत की बदबू से भरी काली वर्दी पकड़ी हुई थी। उसने अपने दांत दिखाते हुए एक चमकदार मुस्कान बिखेरी। नहीं, सोफी ने हौंफते हुए कहा। इसलिए भेड़िए ने खुद ही मामले को संभाल लिया। हालांकि पवित्रता की राजकुमारियों को 3-3 के समूह में रखा गया था, लेकिन अगाथा को अपना अलग कमरा मिल गया। प्यूरिटी टॉवर की सभी 5 मंजिलों को एक गुलाबी कांच की सीढ़ी जोड़ती थी, जो रेपुंजेल के अंतहीन बालों की नक्काशीदार प्रतिकृति में घूमती हुई ऊपर जाती थी। अगाथा के 5वीं मंजिल के कमरे के दरवाजे पर दिलों से ढका एक चमकीला बोर्ड लगा था। रीना, मिलिसेंट, अगाथा का स्वागत है।
लेकिन रीना और मिलिसेंट ज्यादा देर नहीं रुकी। खूबसूरत अरबी त्वचा और चमकीली भूरी आंखों वाली रीना ने बड़ी मुश्किल से अपना विशाल संदूक कमरे में रखा। तभी उसे अगाथा मिली और उसने उसे तुरंत हटा दिया। पीछे हट जाओ, वो कितनी बुरी दिखती है, अगाथा ने उसे सिसकते हुए सुना। मैं मरना नहीं चाहती, मेरे साथ आ जाओ, उसने बीट्रिक्स को कहते सुना। परियां समझ जाएंगी। और सचमुच परियां समझ गईं। और वे तब समझ गईं जब लाल बालों वाली मिलिसेंट, जिसकी नाक ऊपर उठी हुई थी और भौहें पतली थीं, ने ऊंचाई से डरने का बहाना किया और निचली मंजिल पर एक कमरा मांगा। और इस तरह अगाथा अकेली रह गई, जिससे उसे घर जैसा महसूस हुआ। लेकिन उस कमरे ने उसे बेचैन कर दिया। गुलाबी दीवारों पर जड़े विशाल रत्नजड़ित दर्पण चमक रहे थे। भव्य भित्तिचित्रों में सुंदर राजकुमारियां आकर्षक राजकुमारों को चूमती हुई दिखाई दे रही थीं। प्रत्येक बिस्तर के ऊपर शाही रथ के आकार का सफेद रेशमी चंदवा था और छत की टाइलों पर बादलों का एक भव्य भित्तिचित्र बना हुआ था, जिसमें मुस्कुराते हुए कामदेव मुलायम टहनियों से प्रेम के बाण चला रहे थे। अगाथा इन सब से जितना हो सके दूर हट गई और खिड़की के कोने में दुबक गई। उसकी काली पोशाक गुलाबी दीवार से सटकर सिमट गई। खिड़की से वह देख सकती थी कि गुड टावर्स के चारों ओर चमकती झील बीच में कीचड़ भरी खाई में बदल जाती है, जो ईविल्स की रक्षा के लिए बनाई गई थी। लड़कियों ने इसे हाफवे बे नाम दिया था। घने कोहरे में पतला पत्थर का पुल पानी के ऊपर से होते हुए दोनों स्कूलों को जोड़ता था। लेकिन ये सब तो दोनों किलों के सामने था। उनके पीछे क्या था? जिज्ञासावश अगाथा खिड़की के चबूतरे पर चढ़ गई और कांच के एक बीम को पकड़ लिया। उसने नीचे चैरिटी टॉवर पर एक नज़र डाली, जिसका नुकीला गुलाबी शिखर ऊपर की ओर उठ रहा था। एक भी गलत कदम उसे भेड़ के मांस की तरह सीक पर तपा देगा। अगाथा चबूतरे के किनारे पर धीरे धीरे गई, कोने से झांककर देखा और आश्चर्य से लगभग गिर ही पड़ी। अच्छाई और बुराई के स्कूल के पीछे एक विशाल नीला जंगल था। पेड़, झाड़ियां, फूल नीले रंग के हर शेड में खिले हुए थे, हिमशर नीले से लेकर गहरे नीले रंग तक। हरा भरा नीला जंगल काफी दूर तक फैला हुआ था, दोनों स्कूलों के प्रांगणों को जोड़ता हुआ, जिसके बाद चारों ओर ऊंचे सुनहरे फाटकों से घिरा हुआ था। फाटकों के पार जंगल फिर से हरा हो गया और अंधेरे विस्मृति में फैल गया। जैसे ही अगाथा पीछे हटी, उसने स्कूल के सामने हाफवे बे से कुछ उठते हुए देखा। ये ठीक मध्य में था, जहां पानी कीचड़ और चमक के बीच संतुलन बनाए हुए था। घने कोहरे में वह मुश्किल से ही उसे देख पा रही थी। चांदी की ईंटों से बना एक लंबा पतला टावा। परियां झुंड में मीनार के चारों ओर मंडरा रही थीं, जबकि धनुष लिए भेड़िए टावा के आधार से पानी में निकली लकड़ी की पट्टियों पर पहरा दे रहे थे। वे किसकी रखवाली कर रहे थे? अगाथा ने आसमान छूती मीनार की चोटी की ओर आंखें सिकोड़ी, लेकिन उसे बादलों से घिरी एक अकेली खिड़की के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर खिड़की से रोशनी अंदर आई और उसने उसे देखा। सूरज की रोशनी में उसकी परछाई दिख रही थी, वह टेढ़ी मेढ़ी परछाई जिसने उनका अपहरण किया। उसका जूता फिसल गया और उसका शरीर घातक चैरिटी पर आगे की ओर गिर पड़ा। छटपटाते हुए उसने ठीक समय पर खिड़की की चौखट पकड़ ली और कमरे में वापस जा गिरी। अगाथा ने अपनी चोटिल रीढ़ की हड्डी को पकड़ा और तेजी से घूमी, लेकिन परछाई गायब हो चुकी थी। अगाथा का दिल तेजी से धड़कने लगा। जो भी उन्हें यहाँ लाया था, वह उस मीनार में था। उस मीनार में जो भी था, वही गलती सुधार सकता था और उन्हें घर भेज सकता था। लेकिन सबसे पहले उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बचाना था। कुछ मिनट बाद अगाथा आईने में खुद को समेटने लगी। बिना आस्तीन वाली गुलाबी वर्दी में उसके दुबले पतले शरीर के वो हिस्से साफ दिख रहे थे जिन पर कभी रोशनी नहीं पड़ी थी। लेस का कॉलर उसकी गर्दन पर होने वाले उन चकत्तों को उजागर कर रहा था जो घबराहट होने पर फैल जाते थे। आस्तीनों पर लगे कार्नेशन के फूलों से उसे छींक आ रही थी और उसी रंग की गुलाबी ऊंची एड़ी के जूते डंडों की तरह लड़खड़ा रहे थे। लेकिन ये भद्दा पहनावा ही उसके बचने का एकमात्र मौका था। उसका कमरा सीढ़ियों के ठीक सामने था। पुल पर वापस जाने के लिए उसे चुपके से गलियारे से होते हुए जाना था और फिर सीढ़ियों से नीचे उतरना था। अगाथा ने अपने जबड़े कस लिए। आपको मिश्रण करना
होगा। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया। गुलाबी एप्रन पहने 50 खूबसूरत लड़कियां गलियारे में ठसाठस भरी थीं, हंस रही थीं, गपशप कर रही थीं, कपड़े, जूते, थैले, चूड़ियां, क्रीम और अपने विशाल संदूकों में लाई हुई हर चीज आपस में बांट रही थीं, जबकि परियां उनके बीच भिनभिना रही थीं, उन्हें स्वागत समारोह के लिए इकट्ठा करने की व्यर्थ कोशिश कर रही थीं। इस शोरगुल के बीच अगाथा ने दूसरे छोर पर सीढ़ियां देखीं। आत्मविश्वास से चलते हुए वह उनके देखने से पहले ही वहां से निकल जाती, लेकिन वह हिल नहीं पा रही थी। उसे एक दोस्त बनाने में पूरी जिंदगी लग गई थी, और यहाँ ये लड़कियां पल भर में पक्की सहेलियां बन गईं, मानो दोस्त बनाना दुनिया का सबसे आसान काम हो। अगाथा शर्म से कांप उठी। इस अच्छे स्कूल में, जहाँ हर किसी से दयालु और प्रेमपूर्ण होने की उम्मीद की जाती थी, वह फिर भी अकेली और तिरस्कृत रह गई थी। वह जहाँ भी जाती, उसे खलनायक ही समझा जाता था। उसने दरवाजा पटक दिया, अपनी आस्तीन से फूलों की पंखुड़ियां निकाली, अपनी गुलाबी ऊंची एड़ी के जूते उतारे और उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया। वह दीवार के सहारे बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसने अपनी आंखें खोली और रत्नजड़ित दर्पण में अपना बदसूरत चेहरा देखा। इससे पहले कि वह नजर हटा पाती, उसकी नजर अपने प्रतिबिंब में किसी और चीज पर पड़ी। छत की एक टाइल जिस पर मुस्कुराता हुआ कामदेव बना था, जो थोड़ा सा अपनी जगह से हट गया था। अगाथा ने अपने पैरों को वापस अपने सख्त काले जूतों में डाला। वह बिस्तर की छत पर चढ़ी और टाइल को हटा दिया, जिससे कमरे के ऊपर एक अंधेरा छेद दिखाई दिया। उसने छेद के किनारों को पकड़ा और एक पैर, फिर दूसरा पैर, अंदर की ओर बढ़ाया, जब तक कि वह छेद के अंदर एक संकरे चबूतरे पर नहीं पहुंच गई। वह अंधेरे में रेंगती रही, हाथों और घुटनों के बल ठंडी धातु पर बेखबर होकर घिसटती रही, जब तक कि अचानक धातु हवा में तब्दील नहीं हो गई। इस बार वह खुद को बचा नहीं सकी। चीखने का भी समय न मिलने के कारण तेजी से गिरते हुए अगाथा ढलानों से सरपट दौड़ती हुई, पाइपों से टकराती हुई और वेंट से नीचे फिसलती हुई तब तक आगे बढ़ी जब तक कि वह एक जाली से कलाबाजी करते हुए एक सेम के पौधे पर नहीं जा गिरी। उसने हरे भरे तने को गले लगाया, इस बात से शुक्रगुजार थी कि वह अभी भी सही सलामत थी। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा, तो अगाथा ने पाया कि वह किसी बगीचे, जंगल या ऐसी किसी जगह पर नहीं थी जहां सेम के पौधे होने चाहिए। वह ऊंची छत वाले एक अंधेरे कमरे में थी, जो चित्रों, मूर्तियों और कांच के बक्सों से भरा हुआ था। उसकी नज़र कोने में जमे हुए दरवाजों पर पड़ी, जिन पर कांच में सुनहरे अक्षरों में शब्द खुदे हुए थे। अच्छी चीजों की गैलरी। अगाथा धीरे धीरे सेम के पौधे से नीचे उतरती गई जब तक कि उसके सेम के गुच्छे संगमरमर के फर्श को छू न लें। एक विशाल दीवार पर बने भित्तिचित्र में एक भव्य स्वर्णिम महल और उसके चमकदार मेहराब के नीचे विवाह करते एक सुंदर राजकुमार और राजकुमारी का मनोरम दृश्य दर्शाया गया था, जहां हजारों दर्शक घंटियां बजाते और नृत्य करते हुए उत्सव मना रहे थे। चमकीली धूप से नवाजे गए इस पवित्र जोड़े ने एक दूसरे को चूमा, जबकि नन्हे देवदूत ऊपर मंडरा रहे थे और उन पर लाल और सफेद गुलाबों की वर्षा कर रहे थे। दृश्य के ऊपर, बादलों के पीछे से सुनहरे रंग के चमकीले बड़े अक्षर झांक रहे थे, जो भित्तिचित्र के एक छोर से दूसरे छोर तक फैले हुए थे। तब से अगाथा ने मुंह बनाया। वो हमेशा सोफी का मजाक उड़ाती थी क्योंकि वो हमेशा खुशहाल जिंदगी में विश्वास करती थी। हर कोई हमेशा खुश रहना चाहता है, लेकिन भित्तिचित्र को देखकर उसे मानना पड़ा कि इस स्कूल ने इस विचार को बेचने में बहुत ही शानदार काम किया था। उसने एक कांच के बक्से में झांका, जिसमें सुंदर लिखावट वाली एक पतली पुस्तिका थी और उसके बगल में एक पट्टिका लगी थी, स्नो वाइट, पशु भाषा दक्षता परीक्षा मैडनवेल की लेटिटिया। अगले बक्सों में उसे उस लड़के का नीला लबादा मिला जो सिंड्रेला का राजकुमार बना, रेड राइडिंग हुड का छात्रावास का तकिया, छोटी माचिस वाली लड़की की डायरी, पिनोचियो का पजामा और उन मेधावी छात्रों के अन्य अवशेष मिले जो संभवतः शादियों और महलों में गए थे। दीवारों पर उसने पूर्व छात्रों द्वारा बनाए गए एवा आफ्टर के और चित्र, स्कूल इतिहास की एक प्रदर्शनी, ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने वाले बैनर और कक्षा कप्तान लेबल वाली एक दीवार देखी,
जिस पर प्रत्येक कक्षा के छात्रों के चित्र लगे थे। संग्रहालय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अंधेरा होता गया, इसलिए अगाथा ने एक माचिस से एक दीपक जलाया। तभी उसकी नज़र मरे हुए जानवरों पर पड़ी। गुलाबी दीवारों पर टंगे दर्जनों सजे धजे जानवरों के शव उसके ऊपर मंडरा रहे थे। उसने उनकी पट्टियों से धूल हटाई तो देखा कि उन पर बूट पहने मास्टर कैट, सिंड्रेला का पसंदीदा चूहा, जैक की बेची गई गाय और उन बच्चों के नाम अंकित थे जो नायक, सहायक या नौकर बनने लायक नहीं थे। इन सब के लिए कोई सुखद अंत नहीं था, बस एक संग्रहालय में रखे शोपीस। अगाथा को उनकी डरावनी, कांच जैसी आंखों वाली निगाहें महसूस हुई और उसने मुंह फेर लिया। तभी उसकी नज़र सेम के पौधे पर चमकती पट्टी पर पड़ी। होल्डन ऑफ रेनबो गेल, वो मनहूस पौधा कभी एक लड़का हुआ करता था। अगाथा का खून जम गया। उसने इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब ये दर्दनाक रूप से सच हो गई थीं। 200 वर्षों में कोई भी अगवा बच्चा गिवाल्डन वापस नहीं लौटा था। उसे ऐसा क्यों लगा कि वह और सोफी पहली होंगी? उसे ऐसा क्यों लगा कि उनका अंत कौवे या गुलाब की झाड़ी की तरह नहीं होगा? फिर उसे याद आया कि किस बात ने उन्हें बाकी सब से अलग बनाया था। हमारे पास एक दूसरे हैं। इस अभिशाप को तोड़ने के लिए उन्हें मिलकर काम करना होगा, वरना वे दोनों एक काल्पनिक कहानी के अवशेष बनकर रह जाएंगे। अगाथा का ध्यान एक कोने में स्थित उस जगह की ओर आकर्षित हुआ, जहां एक ही कलाकार द्वारा बनाई गई चित्रों की एक पंक्ति थी, जिनमें एक ही दृश्य दर्शाया गया था। बच्चे पढ़ रहे थे। धुंधले, प्रभाववादी रंगों में बनी कहानियों की किताबें। जैसे ही वह चित्रों के पास पहुंची, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि वह पहचान गई थी कि ये सभी बच्चे कहाँ थे। वे गिवाल्डन में थे। वह पहली पेंटिंग से लेकर आखिरी पेंटिंग तक लगातार काम करती रही, जिसमें परिचित पहाड़ियों और झील, टेढ़ी मेढ़ी घड़ी वाली मीनार और जर्जर चर्च, यहाँ तक कि ग्रेव्स हिल पर एक घर की छाया के बीच पड़ते हुए बच्चे दिखाई दे रहे थे। अगाथा को घर की याद सताने लगी। उसने बच्चों को सनकी और वहमी कहकर उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन अंत में वे जान गए थे जो वह नहीं जानती थी कि कहानियों और वास्तविक जीवन के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। फिर वह आखिरी चित्र पर पहुंची, जो बाकी चित्रों से बिल्कुल अलग था। इस चित्र में उग्र बच्चे चौक में जल रही आग में अपनी कहानियों की किताबें फेंक रहे थे और उन्हें जलते हुए देख रहे थे। उनके चारों ओर घना जंगल आग की लपटों में घिरा हुआ था, जिससे आकाश में भयंकर लाल और काला धुआं छा गया था। इसे देखते ही अगाथा की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। आवाजें। वो एक विशाल कद्दू की गाड़ी के पीछे छिप गई और उसका सिर एक पट्टिका से टकरा गया। हेनरिक ऑफ नेदरवुड। अगाथा का दम घुटने लगा। 2 शिक्षिकाएं संग्रहालय में दाखिल हुईं, एक अधेड़ उम्र की महिला जिसने हल्के हरे रंग की ऊंची गर्दन वाली पोशाक पहनी थी, जिस पर चमकीले हरे रंग के भरिन के पंख बिखरे हुए थे, और एक युवा महिला जो नुकीले कंधों वाले बैंगनी गाउन में उसके पीछे पीछे चल रही थी। हल्के हरे रंग की पोशाक वाली महिला के बाल दादी माँ की तरह सफ़ेद और घने थे, लेकिन उसकी त्वचा दमकती हुई और आंखें शांत भूरी थीं। बैंगनी रंग की पोशाक वाली महिला के काले बाल एक लंबी चोटी में बंधे थे, उसकी आंखें नीलम रंग की थीं, और उसकी त्वचा हड्डियों पर ढोल की तरह खींची हुई थी, जिसमें कोई रक्त का अंश नहीं था। वह कहानियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, क्लेरिसा, बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए महिला ने कहा। स्कूल मास्टर स्टोरियन को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेडी लेसो, क्लेरिसा ने जवाब दिया। वह तुम्हारे पक्ष में है और तुम ये जानती हो, लेडी लेसो गुस्से से भड़क उठी। वो किसी का पक्ष नहीं ले रहा है। क्लेरिसा अचानक रुक गई। लेडी लेसो भी रुक गईं। अगाथा ने देखा कि वे क्या देख रहे थे। आखिरी पेंटिंग। मुझे लगता है कि आपने प्रोफेसर सैडर के एक और भ्रम का स्वागत कर लिया है, लेडी लेसो ने कहा। यह उसकी गैलरी है। क्लेरिसा ने आंख भरी। लेडी लेसो की आंखों में चमक आ गई। जादुई ढंग से पेंटिंग दीवार से उखड़कर एक कांच के केस के पीछे जा गिरी, जो अगाथा के सिर से कुछ ही इंच की दूरी पर थी। इसलिए वे आपके स्कूल की गैलरी में नहीं है, क्लेरिसा ने कहा। जो कोई भी पाठक की भविष्यवाणी पर विश्वास करता है, वह मूर्ख है, लेडी लेसो ने फुसफुसाते हुए कहा।
स्कूल मास्टर भी इसमें शामिल है। एक शिक्षक को संतुलन बनाए रखना चाहिए, क्लेरिसा ने कोमल स्वर में कहा। वह पाठकों को उस संतुलन का हिस्सा मानता है, भले ही आप और मैं इसे समझ न पाएं। संतुलन, लेडी लेसो ने उपहास उड़ाते हुए कहा। तो फिर बुराई ने सत्ता संभालने के बाद से एक भी कहानी क्यों नहीं जीती? 200 वर्षों में बुराई ने अच्छाई को क्यों नहीं हराया? शायद मेरे छात्र मुझसे बेहतर शिक्षित हैं, क्लेरिसा ने कहा। लेडी लेसो ने गुस्से से देखा और चली गईं। उंगली घुमाते हुए क्लेरिसा ने पेंटिंग को वापस उसकी जगह पर रखा और उनके पीछे पीछे चलने के लिए तेजी से भागी। हो सकता है कि आपका नया रीडर आपको गलत साबित कर दे, उसने कहा। लेडी लेसो ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैंने सुना है कि वो गुलाबी रंग के कपड़े पहनती है। अगाथा ने उनके कदमों की आहट को शांत होते हुए सुना। उसने क्षतिग्रस्त चित्र की ओर देखा। बच्चे, अलाव, गावलडन का जलकर राख हो जाना, इन सब का क्या अर्थ था? हवा में झिलमिलाती झिलमिलाहट गूंज उठी। इससे पहले कि वह हिल पाती, चमकती परियां अंदर आ गईं और टॉर्च की तरह हर कोने को छानने लगीं। संग्रहालय के उस पार अगाथा ने वे दरवाजे देखे जिनसे होकर दोनों शिक्षक निकले थे। जैसे ही परियां कद्दू के पास पहुंची, वह उसकी ओर दौड़ी। जैसे ही वह 3 भरवां भालुओं के बीच से निकली और दरवाजे खोल दिए, परियां आश्चर्य से चीख उठीं। गुलाबी रंग की पोशाक पहने सहपाठी 2 सीधी कतारों में लॉबी से होकर गुजरे। जब वे दोनों सहेलियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर खिलखिला रही थीं, तो अगाथा को जानी पहचानी शर्म महसूस हुई। उसके शरीर की हर नस उसे दरवाजा बंद करके छिप जाने के लिए कह रही थी। लेकिन इस बार अपने उन दोस्तों के बारे में सोचने के बजाय जो उसके पास नहीं थे, अगाथा ने अपने एकमात्र दोस्त के बारे में सोचा। परियां एक पल बाद झपट्टा मार कर आईं, लेकिन उन्हें स्वागत समारोह में जा रही राजकुमारियां ही मिलीं। जैसे ही वे ऊपर मंडराती रहीं, अपराधबोध के संकेतों की तलाश में, अगाथा गुलाबी जुलूस में घुस गई, मुस्कुराए और घुल मिल जाने की कोशिश की।